आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। चलिए आपको सुनाता हूं आपकी ही कहानी। शुरू करते हैं नई कहानी का नया सफर। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं मुश्ताक अहमद यूसुफी का एक मजमून, चचा जान का कुत्ता सीजर, जो मैंने उनकी किताब ज़रगुज़िश से लिया है। ये उनके प्यारे कुत्ते सीजर की याद में है, जो आपको हंसाएगा भी और हंसाते हंसाते आखिर में रुलाएगा भी। चलिए शुरू करते हैं। वो कुत्ता जिसका वजन, खुराक और गुस्सा मुझसे दोगुना था, मेरा अंग्रेज बॉस जाते वक्त मुझे दे गया था। मैं उसे लेकर घर पहुंचा तो बेगम ने कहा, आय अल्लाह, ये हाथी कुत्ता काहे को ले आए? मैंने कहा, चौकीदारी के लिए। बोली, किस चीज की? मैंने कहा, घर की। बोली, इस घर की? मैंने कहा, बहुत होशियार कुत्ता है, घर में कुछ ना हो तब भी चौकीदारी कर लेता है। और फिर आखिर ये एक अंग्रेज का कुत्ता है। हमें एक मुद्दत से एक कुत्ता पालने की आरजू थी, मगर मेरे दोस्त मिर्जा कहते हैं कि अच्छी नस्ल के कुत्ते बहुत महंगे होते हैं, और दूसरा, उस जमाने में हमारा मकान इतना तंग था कि उस घर में जानवर का भी तंदुरुस्त रहना मुहाल था। वो तो खुदा भला करे शेख खैरुद्दीन साहब का, जो हमारे पड़ोसी थे, इनके पास एक कुत्ता था, खालिस ग्रे हाउंड, जिसे वो पड़ोसियों का खून पिला पिला कर पालते थे। दहने रसा रखता था, जिस्म ततैया जैसा और मिजाज सख्त। यूं तो भौंकने के तमाम पैरामीटर्स में उस्तादाना महारत रखता था, लेकिन रात के वक्त खुले आसमान के नीचे अगर चांदनी फैली हो तो हर बार कुछ ऐसी ओरिजिनल धुन में रोता था कि तबीयत को हर बार एक नई कोफ्त हासिल होती थी। कहने वाले कहते थे कि शेख खैरुद्दीन साहब अपने खानदान के बुजुर्गों के बारे में भले न जाने, लेकिन अपने कुत्ते की 15 पुश्तों के हसब नसब के बारे में पूरी जानकारी रखते थे, और उस पर इस तरह से फक्र करते थे कि जैसे कि उनका खालिस खून उस कुत्ते की नसों में दौड़ रहा हो। मोहल्ले में तो यह भी मशहूर था कि खैरुद्दीन साहब के यहाँ कोई घबराया घबराया फायर ब्रिगेड को फोन करने भी चला जाए तो वो उसे अपने गुजर चुके कुत्ते की एल्बम दिखाए बगैर फोन को हाथ नहीं लगाने देते थे। ड्राइंग रूम में खैरुद्दीन साहब की एक बड़ी सी तस्वीर भी टंगी थी, जिसमें उन्होंने अपने कुत्ते के जीते हुए कप और ट्रॉफियों के साथ खड़े होकर कुत्ते के तमगों को अपने कोट पर लगाकर फोटो खिंचवाई थी। एक रोज जब हम उनके घर उनकी तबीयत पूछने चले गए तो उन्होंने इधर उधर की बातें की, और फिर कुत्ते के मरहूम वालिद की आवाज, जो उन्होंने रिकॉर्ड कर रखी थी, वो मुझे सुनाने लगे। कहने लगे, देखिए आवाज मिलती कि नहीं। मैं कमरे में गूंजती भौंकने की वो आवाज सुन रहा था और उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। हमें भी उनकी हालत देखकर रोना आ ही रहा था। हमारे अंग्रेज अफसर ने जाने से पहले हमसे पूछा कि तुम चाहो तो मेरा कुत्ता बतौर यादगार रख लो, इंपोर्टेड एल्सेशियन है, 13 महीने का, सीजर कहकर पुकारो तो दुम हिलाता हुआ आता है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि उस अंग्रेज अफसर के पास यूं तो मेरे जैसे आम आदमी के हिसाब से ललचाहट के क्या क्या सामान थे, लेकिन बतौर यादगार कुत्ता ही सबसे सही तोहफा था। इससे बेहतर कोई यादगार हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि जब भी वो भौंकेगा अफसर की यादें ताजा हो जाएंगी। अफसर की मेहरबानी से हमें इतनी खुशी हुई कि अगर मेरी दुम होती तो फिर ऐसी हिलती कि फिर न थमती। हमारे पड़ोसी मिस्टर खिरजी बैरिस्टर के पास एक इंपोर्टेड ग्रेट डैन कुतिया थी, जिसे अगर आप कुतिया कह दीजिए तो वो उसे अपनी जाती बेइज्जती महसूस करते थे। फीमेल कहते थे। किसी जमाने में उसके लिजलिजे कान हर वक्त लटके रहते थे, लेकिन उन्होंने शहर के मशहूर सर्जन से सर्जरी करा के एल्सेशियन की तरह खड़े करवा दिए। रंग हल्का ब्राउन था, जैसे मीठी आंच पर सिका हुआ टोस्ट। चाल जैसे हुकूमतों की पॉलिसी पीछे मुड़ मुड़ के देखती हुई। खुश सोहबती के चर्चे गली गली में थे, लेकिन जहानत छू कर नहीं गई थी। जहानत से मतलब है इनके शौहर का।
मगर ईमान की बात यह है कि चौकीदारी के लिए वो बुरी नहीं थी। अपनी इज्जत आबरू के अलावा हर चीज की हिफाजत कर सकती थी। तो खैर, अंग्रेज अफसर ने जो कुत्ता हमें दिया यानी कि सीजर, वो हर एतबार से हमारी उम्मीदों से बढ़कर निकला। उसके डील डॉल का सरसरा अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि हमारे पुराने दोस्त काजी अब्दुल कुद्दूस की सालिम रान उसके मुंह में आ जाती थी। मिर्जा उसे देखकर एक बार मुझसे बोले कि कुत्ते की तंदुरुस्ती और नस्ल अगर मालिक से बेहतर हो तो मालिक आंखें मिलाकर डांट भी नहीं सकता। फिर ये तो खैर गैर मामूली तौर पर खूंखार नजर आ रहा है। मैंने कहा, यार मिर्जा, तुम बेवजह डरते हो कुत्तों से। बोले, जो शख्स कुत्ते से भी ना डरे, मुझे उसकी वल्दियत पर भी शक है। मैंने कहा कि मिर्जा, कुत्ता अगर खूंखार ना हो तो उसे पालने से फायदा ही क्या है? फिर आदमी बकरी ना पाल ले। बोले, हाँ ये तो ठीक है, बकरी कुत्ते से बेहतर है, जब चाहे काट कर खा जाओ। बहसा बहसी में हम दोनों पटरी से उतर गए। लिहाजा काजी अब्दुल कुद्दूस ने बीच में पड़कर इस राय पर बहस खत्म की कि कुत्ते में से अगर जबड़ा निकाल दिया जाए तो खासा माकूल जानवर है। काजी साहब ने कुछ गलत नहीं कहा था। छोटा कुत्ता पालना चाहिए ताकि उसे पालतू बनाया जा सके। बड़ा कुत्ता बड़ी मुश्किल से सधाया जाता है। फिर वही नया घर, नए चेहरे, नई खुशबू। नतीजा ये कि पहली रात सीजर न खुद सोया न हमें सोने दिया। रात भर एक सांस में मुंह जबानी भौंकता रहा। दूसरी रात भी वहशत का यही आलम रहा। हाँ, मगर 24 घंटे की ट्रेनिंग से इतना फर्क जरूर पड़ा कि फजर के वक्त मेरी आंख लग गई तो मुंह चाट चाट कर नींद भगा दी। तीसरे रत जगह से पहले हमने उसे एक नींद की गोली दी, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। अगली रात 2 दी, लेकिन साहब क्या मजाल कि जरा चुप हो जाए। आखिरकार मिर्जा को फोन किया तो उन्होंने कहा कि 3 गोली तुम खुद खा लो। हमने ऐसा ही किया। उस रात वो बिल्कुल नहीं भौंका, लेकिन हैरत इस बात पर हुई कि सुबह 10 बजे हमारे पड़ोसी ख्वाजा शमसुद्दीन ने शिकायत की कि रात को आपका कुत्ता मेरे घर की तरफ मुंह करके खूब भौंका और हियरिंग एड यानी कि सुनने की मशीन अपने कान में लगाते हुए बोले कि देखिए इस वक्त भी भौंक रहा है। उनके चौकीदार की जबानी मालूम हुआ कि वो रात भर अपनी हियरिंग एड लगाकर सुनते हैं कि हमारा कुत्ता भौंक रहा है या सो गया। वो ये कहते भी सुने गए हैं कि सीजर शरीफों का कुत्ता मालूम नहीं होता है। उनकी बीवी का आलम यह है कि सीजर झूठ मूठ भी दरवाजे से झांक ले तो हाथ भर का घूंघट निकाल लेती है। 3 हफ्ते बाद देखा कि मुंह खोले वो हमारे घर की तरफ तेजी से चले आ रहे हैं। हमने जोश में सलाम किया तो सीजर की तरफ इशारा करके बोले, देखिए सुअर के बच्चे ने क्या किया। मिर्जा ने कहा, भाई देखिए मुंह संभाल के बात कीजिए, वो कुत्ते का बच्चा है। इस बातचीत के बाद हमें भी गुस्सा आ गया। हम भी कुछ कहने ही वाले थे कि तभी मिर्जा ने, जो उस वक्त हमारे साथ लूडो खेल रहे थे, हमें कोहनी मारकर अपनी छज्जेदार भवें हिलाकर ख्वाजा शमसुद्दीन की बाई टांग की तरफ इशारा किया, जिस पर पैंट घुटने तक फटी हुई थी। कनखियों से देखा जब मैंने तो वाकई जख्म तो इतना लंबा था कि जिप लगाकर बंद किया जा सकता था। नदामत और इंसानी हमदर्दी के लिहाज से हमने पूछा, ओहो, क्या कुत्ते ने काटा है? बोले, नहीं मैंने खुद ही काट लिया है। नाराज थे। तो मिर्जा उस वक्त अब्दुल कुद्दूस को तरह तरह से समझाने लगे कि कुत्ता अपने जैसा अकेला जानवर है। कुत्ते के सिवा और कोई जानवर पेट भरने के बाद खाना देने वाले का शुक्र अदा नहीं करता। अच्छा गौर कीजिए कि दुम वाले जानवरों में कुत्ता ही अकेला ऐसा जानवर है जो अपनी दुम को खुशी और गम को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करता है। बाकी जानवर अपनी पूंछ से सिर्फ मक्खियां हिलाते हैं और दुम्बा तो वो भी नहीं कर सकता। अलबत्ता बैल की दुम को मरोड़ो तो एक्सीलरेटर का काम देती है। मिर्जा कहते हैं कि हाय, एक फ्रांस की राइटर भी क्या खूब कह गई है कि मैं आदमी को जितने करीब से देखती हूं उतने ही कुत्ते अच्छे लगने लगते हैं। एक दिन हमारे बच्चे तोते का जोड़ा खरीद कर लाए तो काजी अब्दुल कुद्दूस साहब से पूछा कि चचा, इनमें से नर कौन सा है और मादा कौन सा? चचा ने 4-5 मिनट तक सवाल और जोड़े को उलट पुलट कर देखा और फिर बोले,
बेटा अभी तो बहुत जल्दबाजी है ये कहना, 2-3 महीने देखो, दोनों में से जो पहले अंडा देना शुरू करे वही मादा है। खैर ये तो फिर भी लाइल्मी समझकर माफ की जा सकती इस बात को, क्योंकि तोता अपनी मादा को इंसान की बनस्पत ज्यादा आसानी से पहचान लेता है। एक दिन उन्होंने कहा कि उनके बालिश भर के पिल्ले से उन्हें बहुत फायदा पहुंच रहा है। तो मिर्जा ने कहा कि भाई जरा खुलकर बताइए। बोले अब तुमसे क्या पर्दा, कुत्ते को रोज गोश्त चाहिए। और ये कुत्ता पालने के बाद हमने गौर किया कि हमारे घर में रोज गोश्त नहीं बनता था पहले, और हम बनास्पति जिंदगी बसर कर रहे थे। और ये भी कि हमारे घर के सामने से गुजरने वाले लद्दड़ से लद्दड़ पड़ोसी की चाल में आजकल एक अजीब सा चौकन्नापन, एक अजीब सी चुस्ती आ जाती है। सीजर मिनटों का फासला लम्हों में पार करवा देता है। अब औरों का क्या जिक्र करें, खुद ख्वाजा शमसुद्दीन जो लो ब्लड प्रेशर के पुराने मरीज थे, हमारे पड़ोस में आने के बाद 3 महीने में ही उनका ब्लड प्रेशर बढ़कर नॉर्मल हो गया, बल्कि नॉर्मल से भी कुछ दर्जे ऊपर। सीजर ही के दमखम में ऐसी बेफिक्री रही कि कभी ताला लगाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। वो एक समझदार कुत्ते के सारे फर्ज अदा करता रहा, जिससे वफा की खुशबू आती थी। यही नहीं कि वो नाश्ते के वक्त मुंह में अखबार दबाकर लाता, बल्कि महीने की पहली तारीख पर अखबार वाला जब बिल लेकर आता तो वो उस पर भी भौंकता था। और हाँ, बात सिर्फ मुंह में सिर्फ अखबार लाने की नहीं थी, वो तो कहिए कि हमने मना कर दिया, वरना वो ब्रेड के टोस्ट भी यूं ही लाने वाला था। खाने पर दोनों वक्त पर हमारी कोहनी से लगा बैठा रहता, और हमेशा की तरह हम 5 लुकमों के बाद 1 लुकमा उसे भी डाल देते थे। अगर वो कोई एक निवाला सूंघ कर छोड़ देता तो हम समझ जाते कि हो ना हो खाना बासी है। गरज की बहुत ही ज़हीन और खिदमती था। वक्त गुजरता हुआ दिखाई तो नहीं देता, लेकिन हर चेहरे पर एक दास्तान लिख जाता है। दिन गुजरते गए और सीजर भी रफ्ता रफ्ता खानदान ही का एक हिस्सा बन गया। लिहाजा अब कोई इसका नोटिस नहीं लेता था। हमारे देखते देखते वो बूढ़ा हो गया, और साथ ही साथ उसके लिए रफाकत और हमसफरी का एक एहसास, दर्दमंदी और हमनसीबी का एक रिश्ता पैदा हो गया था, क्योंकि हमने एक दूसरे को बूढ़ा होते हुए देखा था। हमने एक साथ वक्त से हार मानी थी। आज उसकी एक एक बात याद आ रही है। जवान था तो पंजे झाड़ कर राह चलतों को ऐसा पीछा करता था कि वो घिघिया कर किसी के भी घर में घुस जाते थे और बेआबरू होकर निकाले जाते थे। वो ताक में रहता और निकलते ही फिर उनकी गर्दन और मुंह को हर दफा ऐसे भभोड़ता जैसे कि जानवर नहीं, किसी अंग्रेजी फिल्म का नदीदा हीरो है जो हीरोइन को प्यार कर रहा है। ये मिर्जा ही के अल्फाज हैं कि अंग्रेजी फिल्मों में लोग इस तरह प्यार करते हैं जैसे तुकमी आम चूस रहे हों। खैर, अभी 3 साल पहले तक पड़ोसियों का खून सूखता था सीजर को देखकर, मगर अब इतना बूढ़ा हो गया है कि दिन भर बोगनवेलिया के नीचे काहिल की तरह पड़ा रहता है। बहुत हुआ तो वहीं से लेटे लेटे दुम हिलाकर अपने प्यार और शफकत का एहसास करा देता है। अलबत्ता छोटे बच्चों को, घर के हों या पड़ोस के, उसने कभी मायूस नहीं किया, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि कभी किसी बच्चे ने उसकी तरफ कोई गेंद फेंकी हो और उसने गेंद अपने मुंह में रखकर वापस ना की हो। लेकिन धीरे धीरे सीजर का जिस्म जवाब दे रहा था। सारी तुन फुन खत्म हो रही थी। मिर्जा के लफ्जों में उसका बुढ़ापा शबाब पर था। मादाओं की मस्त महक से अब इसके खून में ज्वार भाटा नहीं आता। अब इस जवां दीदा का यह हाल था कि मादा और हड्डी एक साथ नजर आ जाएं तो हड्डी पर ही झपटता था। यकीन नहीं आता कि यह वही सीजर है जिसके जबड़े का निशान मोहल्ले के हर तीसरे शख्स की पिंडी पे दिखाई देता है। वो दुम जो एक जमाने में सवालिया निशान की तरह खड़ी रहती थी, अब गरीब आदमी की मूंछ की तरह लटकी रहती है। इसके हमउम्र एक एक करके गलियां सूनी कर गए। वो तन्हा रह गया। हाँ, जब तन्हाई से बहुत जी घबराने लगता तो रेडियो के पास आकर बैठ जाता
और पक्के सुर वाले गाने सुनकर बहुत खुश होता था। जिस्म के साथ नजर भी मोटी हो गई थी। एक दिन शाम को अच्छा खासा बोगनवेलिया के नीचे अपना खास आसन मारे, यानी दाईं आंख जो बचपन से सुर्ख रहती थी उसे आधी बंद किए और बाएं पंजे पर चेहरा रखकर बैठा था कि तभी एक नीले रिबन वाली बच्ची ने शू करके सड़क पर पिंग पोंग की सफेद गेंद फेंकी। वो हमेशा की तरह गेंद की तरफ लपका, लेकिन जैसे ही वो लपका, तेजी से आती एक कार के ब्रेक लगने की दिल खराश आवाज आई। सीजर का धड़ कार के पहिए के नीचे था, मुंह से खून जारी था और पास ही वो गेंद पड़ी थी जो अब सफेद नहीं रह गई थी। वो खून से लथपथ था, हालांकि सांसें चल रही थी पर उसके दम निकल रहे थे। सबने मिलकर उसे उठाया और फाटक के पास बोगनवेलिया के पास उसे रख दिया। हर कोई उंगलियों से छू छू कर उसके दिल की धड़कनों को टटोल रहा था। वो धड़कन जो दूसरी धड़कन तक एक नया जन्म बख्शती है। किस दिल से कहूं कि उसका अबदाना उठ चुका था, अब वो रुखसत होने वाला था। इस हिम्मत, इस हौसले, इस सुकून के साथ जो सिर्फ जानवरों का ही हो सकता है। बगैर कराहे, बगैर तड़पे, बस बेनूर नजरें जमाए देखे चला जा रहा था। बारी बारी सबने उसे पुकारा, सबने उसके सर पर हाथ रखा, पर वो बार बार आंख झुका लेता था। और हमेशा की तरह आज वो हाथ सर पर रखने पर अपनी पूंछ नहीं हिला सकता था। आज उसके नथनों में एक अजनबी खून की बू घुसी जा रही थी। कोई एक आध घंटा गुजरा होगा कि 4-5 कौवे ऊपर मंडलाने लगे और फिर धीरे धीरे इतने नीचे आ गए कि उनके मनहूस साए सीजर पर पड़ने लगे। पास की दीवार पर आकर बैठ गए। सीजर ने एक नजर उठाकर उन्हें देखा और 1 मिनट के लिए उसके नथने फड़के और फिर उसने अपनी नजरें झुका ली। हमसे ये नहीं देखा गया। हमने आखिरी बार उसके सर पर हाथ फेरा और उसका कॉलर उतार दिया। जरा देर बाद वो अपने प्यार करने वालों की धुंधलाती सूरतें देखता देखता हमेशा के लिए सो गया। मार्च के चढ़ते चांद की भीगी भीगी रोशनी में जब बच्चों ने मिलकर उसके महबूब बोगनवेलिया के नीचे उसकी कब्र बनाने के लिए मिट्टी खोदी, तो वहां से छोटी बड़ी बेशुमार हड्डियां निकली जो शायद वो कभी दफन करके भूल गया था। सूखी प्यासी जड़ों को सीजर के लहू ने इन फूलों से भी ज्यादा सुर्ख कर दिया होगा। बच्चों ने उसकी कब्र को अपनी तख्तियों से, स्लेटों से बंद करके उस पर कागज रख दिए। आखिर में नीले रिबन वाली बच्ची ने अपनी सालगिरह की मोमबत्ती सिरहाने रोशन कर दी। उसकी रोशनी में बच्चों के मैले गालों पर आंसुओं की नमकीन उजली लकीर साफ दिख रही थी। कई महीने बीत गए। पतझड़ के बाद बोगनवेलिया फिर अंगारे की तरह दहक रही है, मगर बच्चे आज भी इस जगह किसी आदमी को पांव नहीं रखने देते कि वहां हमारा एक साथी सो रहा है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये कहानी बताइएगा जरूर। हमारा पता है radio@aajtak.com। स्पॉटिफाई या एप्पल पॉडकास्ट पर अगर आप सुन रहे हैं तो हमें रेटिंग जरूर दें ताकि ये और लोगों तक पहुंचे। हो सके तो एक रिव्यू भी लिखें। साउंड डिजाइन है अमृत रेजी का। अगले इतवार फिर मिलेंगे। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। दुआओं में याद रखिएगा।